हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है कल वाली क्लास यानी कि ग्रिफिथ का प्रयोग आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आज हम अपने उसी डीएनए के पक्ष में प्रमाण की सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एवरी मैकलियॉड और मार्कटी का प्रयोग कि उन्होंने कैसे ये प्रयोग किया था और उन्होंने कैसे बताया। क्योंकि पहले वाले प्रयोग में हम ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जब ग्रिफिथ के पास ये आया कि कौन सा वो पदार्थ था जो बैक्टीरियाओं में से यानी उग्र वालों में स्थानांतरित हो गया, जो ताप मृत थे, जिसके कारण अनुग्र वाले बैक्टीरिया उग्र की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दिए। इस बात का जवाब ग्रिफिथ या फ्रेडरिक ग्रिफिथ नहीं दे पाए थे। वो उन्होंने लगभग 1928 के करीब में वो एक्सपेरिमेंट किया था। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एवरी मैकलियॉड और मार्कटी का प्रयोग। ये 1933 से 44 के बीच में उन्होंने प्रयोग किया था। तो हम आज समझेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से। लेकिन याद रखें कि कई बार आप सही होते हैं लेकिन आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, प्रायिकता नहीं दी जाती है। तो एवरी मैकलियॉड और मार्कटी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने ये जरूर बताया कि ऐसा कि डीएनए ही एक क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन उस समय उन्हें प्राथमिकता या उस बात को माना नहीं गया था। तो होते हैं उस समय का कुछ रहा होगा तो जिसके कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर भी हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के उस क्लास को। तो कहेंगे द्वितीय प्रयोग। इससे पहले याद होगा आपको प्रथम प्रयोग हम पढ़ चुके हैं और अब हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीय प्रयोग। द्वितीय प्रयोग जिन्होंने किया था उनका क्या नाम था? उनका नाम था, 3 वैज्ञानिक थे तो उन्हें क्या कहेंगे, एवरी मैकलियॉड और तीसरी मैकलियॉड और मैककार्टी। इन्होंने ये प्रयोग जो किया था वो प्रयोग कब किया था? 1933 से लेकर के 44 के बीच में। ये प्रयोग कब किया था? 1933 से लेकर के 44 के बीच में उन्होंने ये प्रयोग किया था। उसी प्रयोग को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा शिफ्ट किए दे रहा हूं। द्वितीय प्रयोग मैंने पहले ही बता रखा था आपको कि आप इसका क्रम जरूर याद रखेंगे। क्रम याद रखेंगे तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ही आपको याद रहेंगे कि प्रथम प्रयोग किसने किया था और द्वितीय प्रयोग किसने किया था और तृतीय प्रयोग किसने किया था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं एवरी मैकलियॉड और मार्कटी, आपको ये बात पहले से ही पता है कि हम डीएनए के पक्ष में प्रमाण पढ़ रहे हैं कि डीएनए के पक्ष में क्या प्रमाण। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जब पेपर आप उठाएंगे तो उसमें आपको हर से और चीज का प्रयोग जरूर मिल जाएगा, ऑप्शनेबल क्वेश्चन में भी और ऐसे नॉर्मली। मतलब पेपर कोड अलग अलग होते हैं लेकिन आप जो 5 या 7 सेट जो बनते हैं तो उनमें से अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ उसमें हर से और चीज का एक्सपेरिमेंट भी पूछा गया था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एवरी मैकलियॉड और मार्कटी का प्रयोग। तो इन्होंने भी इनके जो उद्देश्य थे उनके कि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। भाई उस समय यह देखने के लिए कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन है, डीएनए को ही नहीं कौन है। तो कौन की सीरीज में हम कहेंगे इन्होंने किसको किसको कहा कि भाई प्रोटीन को प्रोटीन के लिए देखा और फिर आरएनए के लिए देखा। किसके लिए? आरएनए के लिए देखा। और फिर किसके लिए देखा बेटा? डीएनए के लिए। अब देखिए इस प्रयोग को करने के लिए किसको किसको लिया गया? प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को। प्रोटीन को लिया गया, फिर डीएनए को लिया गया, उसके बाद किसको लिया गया? आरएनए को लिया गया। तो यहां पर हम कहेंगे सबसे पहले जब उन्होंने प्रोटीन को लिया, जब उन्होंने किसको लिया? प्रोटीन को लिया। तो प्रोटीन वाले में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कि इसके अंदर किसको लिया? इन्होंने लिया ताप मृत। आप अगर इससे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ताप मृत जीवाणुओं को लिया,
और उसके साथ, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं उग्र जो थे, उग्र ताप मृत जीवाणु, और उसके साथ साथ लिया अनुग्र वालों को। किसको लिया? अनुग्र वालों को। और इसके अंदर डाला किसको? इसके अंदर डाला भाई प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन है? प्रोटीएज। प्रोटीएज। तो उन्होंने देखा क्या? रूपांतरण हो रहा था। उन्होंने क्या देखा कि यहां पर इस वाले प्रोसेस में, कहेंगे इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं अभी, है ना, अभी देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस वाले में रूपांतरण हो रहा था। इस वाले में क्या? रूपांतरण हो रहा था। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा था ये भी समझिए आप, कि इसके बाद कहेंगे रूपांतरण हो रहा था। भाई लिया उग्र तापमृत जीवाणुओं को, उसके साथ लिया किसको? अनुग्र, और उसमें डाल क्या दिया? प्रोटीएज। प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीन का पाचन कर लेता है। प्रोटीएज जो होता है वो क्या कर लेता है? प्रोटीन का पाचन कर लेता है, लेकिन वो डीएनए का पाचन नहीं करता। वो डीएनए का पाचन नहीं करता, वो सिर्फ प्रोटीन को खत्म कर देता है। तो ऐसी अवस्था में देखा कि वहां पर रूपांतरण हो रहा था। इस वाले में क्या हो रहा था? रूपांतरण हो रहा था। अब जो रूपांतरण हो रहा था मतलब कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, मतलब कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। अब यहां पर कहेंगे, अब जिसे कह रहे रूपांतरण हो रहा है और आप सर कह रहे हैं कि भाई प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, तो हम कहेंगे भाई प्रोटीन को हटा दिया गया ना, प्रोटीन को हटा दिया गया। तो प्रोटीन के लिए जब हम देख रहे हैं प्रोटीएज को खत्म कर दिया गया, तभी भी रूपांतरण हो रहा है। अगर प्रोटीएज को खत्म करने के बाद रूपांतरण हो रहा है तो प्रोटीन उसका कारक नहीं है, प्रोटीन उसका कारक नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया? अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किसको लिया? अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया आरएनए को। किसको लिया बेटा? आरएनए को। आरएनए फिर से वही कार्य किया। कौन सा? कि उन्होंने इसमें भी लिया किसको? उग्र ताप मृत जीवाणु को लिया। उसके साथ लिया क्या? अनुग्र वालों को। किसको लिया? अनुग्र वालों को। और इसमें आरएनएज को डाला। किसको डाला बेटा? आरएनएज को। आरएनएज। अब ये आरएनएज जो है वो आरएनए का पाचन कर लेगा। पहले प्रोटीन का पाचन हुआ, बाद में किसका पाचन हुआ? आरएनएज का। और यहां पर भी उन्होंने देखा, रिजल्ट जो देखा कि रूपांतरण हो रहा था। मतलब इसमें भी देखा गया कि रूपांतरण हो रहा था। इसका अर्थ यह है कि यहां पर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। अगर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता तो इसको डाइजेस्ट करने के बाद रूपांतरण नहीं होता। रूपांतरण मतलब आरएनए खत्म तो रूपांतरण ना हो, तब कहते हैं आरएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। प्रोटीन अगर खत्म तो रूपांतरण नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन अगर खत्म हो गया, रूपांतरण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन ही वो कारक था जिसके कारण रूपांतरण हो रहा था। और अगर आरएनए होता, उसका कारक रूपांतरण का या आनुवंशिक पदार्थ का कारक ये होता, तो हम कहते हैं आरएनए जब खत्म हो गया तो अगर रूपांतरण नहीं होता तो हम कहते हैं आरएनए ही वही कारक था जिसके कारण रूपांतरण हो रहा था। किसका? अनुग्र वालों का उग्र में। ठीक है। अब देखो, फिर इसके बाद कहेंगे किसको लिया? फिर इसके बाद लिया किसको? डीएनए को। इसके बाद किसको लिया? डीएनए को। तो डीएनए के लिए कहा भाई, जब डीएनए को उन्होंने लिया तो इसमें भी किसको लिया? उग्र वाले थे, जो कि क्या थे? उग्र वाले तापमृत जीवाणु। ठीक है, जीवाणुओं को, तापमृत जीवाणुओं को लिया। इसके साथ किसको लिया? अनुग्र वालों को। किसको लिया? अनुग्र वालों को। और साथ ही साथ उन्होंने ले लिया, इस बार ले लिया डीएनएज को। डीएनएज। ठीक है।
यहां पर डीएनएज का मतलब है भाई जो कि डीएनए का पाचन कर रहा है, जो कि डीएनए का क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। अब क्या देखा उन्होंने, अब उन्होंने जो देखा, कहा कि अब यहां पर कहेंगे रूपांतरण नहीं हो रहा था, रूपांतरण नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, यानी उग्र वालों का, सॉरी अनुग्र वालों का रूपांतरण उग्र में नहीं हो रहा था। जो उग्र वाले बैक्टीरिया थे जो ताप मृत कर दिए गए, उनको लिया गया किसके साथ, अनुग्र के साथ, साथ ही साथ उसमें क्या लिया गया, डीएनएस को। अब डीएनएस का डाइजेशन कर दिया गया। किसका डाइजेशन हो गया, डीएनएस का डाइजेशन हो गया, यानी डीएनएस एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए का पाचन हो गया। डीएनएस एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए का जब पाचन हो जाता है तो वहां पर यह देखने को मिलता है कि रूपांतरण नहीं हो रहा है। जब उग्र वाले तापमृत जीवाणुओं को अनुग्र वालों के साथ मिला दिया गया और उसके साथ लिया गया डीएनएज। अब ये डीएनएज क्या काम कर रहा है, ये डीएनए का पाचन कर देगा। डीएनए का क्या कर देगा, पाचन कर देगा। अब डीएनए खत्म हो गया तो वहां पर रूपांतरण नहीं हो रहा था। इसका मतलब डीएनए ही वो कारक है जिसके कारण रूपांतरण हो रहा है। डीएनए खत्म, रूपांतरण नहीं हो रहा है, रूपांतरण नहीं हो रहा है। यहां पर प्रोटीन का पाचन किया गया था पर डीएनए था, यहां पर आरएनए का पाचन किया गया था पर डीएनए था, जिसके कारण इन दोनों में रूपांतरण हो रहा था। लेकिन यहां पर जब डीएनए का डाइजेशन कर दिया गया तो यहां पर रूपांतरण नहीं हो रहा है, इसलिए कहा गया डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो हम कहेंगे, देखिए अब हम कहेंगे प्रयोग तो सक्सेसफुल था, लेकिन यहां पर एवरी मैक्लियोड और मार्कटी को एक दुखद बात यह थी कि उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई। कभी कभी आप योग्य होते हैं पर आपको उतनी प्राथमिकता मिलती नहीं है, आपकी योग्यता की चर्चाएं नहीं होती हैं कि हाँ आपने अच्छे कार्य किए हैं। तो वैसे ही एवरी मैक्लियोड और मार्कटी के साथ हुआ कि उन्होंने प्रयोग तो किया, प्रयोग सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन इतना समय मतलब 33 से 44 के बीच में, मतलब 10 से 11 वर्षों तक उन्होंने प्रयोग किया। 11 वर्ष का कार्य, और 11 वर्ष के कार्यों को उन्हें उनकी प्राथमिकता ही नहीं मिली, उन्हें प्राथमिकता ही नहीं मिली। उनको यह नहीं कहा गया कि हाँ आपने अच्छा कार्य किया है। लेकिन उस समय की बात जो मैं बता रहा हूं, आज हम जानते हैं, आज अपनी किताबों में एवरी मैक्लियोड और मार्कटी को पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन उस समय की बात अगर कहें तो उस समय इस प्रयोग को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। तो हम लिख लेंगे, नोट पॉइंट में इसको डाल लीजिएगा, इस चीज को नोट पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, कि उस समय इन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई थी, प्राथमिकता नहीं दी गई थी, नहीं दी गई थी। परंतु आज हम इन्हें तथा इनका प्रयोग अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। तो उस समय इन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई थी, लेकिन आज हम जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अगला प्रयोग रहेगा हमारा, अगला प्रयोग की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रयोग रहेगा कौन सा, हर्शे तथा चीज का प्रयोग, ठीक है। अब देखिए अल्फ्रेड, इनका नाम था अल्फ्रेड हर्शे, ठीक है, तथा मार्था चीज, ठीक है। याद रखिएगा इन्होंने जो प्रयोग किया था वो 1952 का समय था। 1900 कब का समय था, 52 का समय था। और आपको याद हो तो मैं फिर से बता दूं कि यह है तृतीय प्रयोग, या हम यूं कह दें बेटा, याद रखिएगा तृतीय प्रयोग और करके इसमें लिख लीजिएगा, या कह दें अंतिम प्रमाण। जो
लास्ट एक्सपेरिमेंट था, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा था? वो आपका था हर्शे तथा चेज का प्रयोग, हर्शे तथा चेज का प्रयोग। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को क्या करेंगे, याद रखेंगे आप अच्छी तरह से, या फिर हम कहते हैं ये क्या, अंतिम प्रमाण। तो ये 1952 के समय में दिया गया था। इसमें उन्होंने क्या किया था समझिए अच्छी तरह से इस चीज को। देखो सबसे पहली बात क्या कहेंगे, उन्होंने ऐसे विषाणुओं का आज ये कुछ दिक्कत कर रहा है, विषाणुओं का चुनाव किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते थे, संक्रमित करते हैं। उन्होंने ऐसे विषाणुओं को चुना जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी विषाणु होते हैं, आपने कभी बैक्टीरियोफेज के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो यहां पर तो सेकंड पॉइंट में हम क्या कहेंगे, दूसरे नंबर पर कहेंगे कि उन्होंने किसको चुना था इसमें, बैक्टीरियोफेज को। किसको चुना, बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरियोफेज। उन्होंने इसमें बैक्टीरियोफेज को चुना। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। अच्छा ये क्या है, ये विषाणु है, ये क्या है, विषाणु है, जिसमें देखो इसमें कई बार भाई डीएनए तथा आरएनए दोनों ही इसमें जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूं डीएनए ऑब्लिक करके आरएनए। अच्छा डीएनए आरएनए हो सकता है, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल इसमें हो सकते हैं। वो मतलब डबल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंड यानी द्विरज्जुक और एकल रज्जुक, ठीक है। इसका एक लिखे दे रहा हूं मैं, डीएस का मतलब द्विरज्जुक। डबल हेलिक्स ऐसे पढ़ते थे ना आप, ऐसे है ना, और एक आप ऐसे जो पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, एकल रज्जुक। ये क्या है बेटा, एकल रज्जुक। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जब कभी आगे आएगा डीएस एसएस यानी डीएस डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए, एसएस डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डीएस आरएनए यानी डबल स्ट्रैंड आरएनए, एसएस आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ऐसे करके आ सकता है। हो सकता है कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। अब देखिए इन्होंने ये कैसे किया वो भी आप समझिए, इन्होंने क्या किया, T2 बैक्टीरियोफेज को लिया। किसको लिया, T2 बैक्टीरियोफेज को लिया। अच्छा T2 बैक्टीरियोफेज को लिया, हम कहेंगे इसका नाम भी पहले ही लिख चुका हूं मैं, T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं, ये लिखा T2, ये बैक्टीरियोफेज, ओके बेटा, है ना। जैसे मैं नोट्स बनाता हूं वैसे ही आप बनाते हुए चलेंगे। आज कुछ ब्लिंक ज्यादा ही कर रहा है, चलिए थोड़ा सा स्पीड में कार्य कर लेते हैं। अब इन्होंने दो प्रकार से, देखिए कैसे कैसे इन्होंने किया, समझिए आप इस तरह इस चीज को अच्छी तरह से समझिए, आप इस चीज को अच्छी तरह से। तो कहेंगे पहले में इन्होंने क्या लिया, विकिरण सक्रिय, विकिरण सक्रिय, ऐसा करता हूं, रुकिए एक सेकेंड, है ना। पीछे की आप स्लाइड्स को आप वही कर चुके हैं, मैं इसको एंड्रॉयड पे लगा लेता हूं। अभी ये पीसी पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। नोट्स वाले में पार्ट में चलते हैं, यहां पर है ना। अब देखिए
तो हमने किसको भी बोला, T2 बैक्टीरियोफेज को लिया। अच्छा, T2 बैक्टीरियोफेज को जब लिया हमने, तो T2 बैक्टीरियोफेज को लेने पर क्या हुआ, कहेंगे कि जब इसका चुनाव किया गया, इसका चुनाव करने पर उन्होंने दो प्रकार से, जैसे कि ये पहला और ये क्या हो गया दूसरा, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में क्या किया उन्होंने, विकिरण सक्रिय इन्होंने किसको लिया, विकिरण सक्रिय फास्फोरस को लिया, यानी इसको नाम दिया उन्होंने P32। ये बात याद रखिएगा। और दूसरी तरफ किसको लिया, दूसरी तरफ लिया विकिरण सक्रिय सल्फर को लिया, सल्फर यानी सल्फर 35 को, आइसोटोप्स का प्रयोग किया था, ठीक है, आइसोटोप्स का प्रयोग किया था। तो विकिरण सक्रिय फास्फोरस के आइसोटोप, यहां लिखेंगे के, यहां पर लिखेंगे के आइसोटोप का प्रयोग किया। और इधर क्या कहेंगे, विकिरण सक्रिय सल्फर 35 का, सॉरी के आइसोटोप का प्रयोग किया, आइसोटोप का प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने क्या देखा, कि कलर चेंज कर लेते हैं यहां पर, कि जिनको भाई जब इनको क्या किया गया, जब इनको स्थानांतरित किया गया किसके अंदर, जब ई कोलाई के अंदर, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर डालने पर, और इसको भी किसके अंदर डाल दिया, इसको भी डाल दिया किसके अंदर, इसको भी लिखेंगे ई कोलाई के अंदर डालने पर। ई कोलाई के बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे आगे अपनी क्लासेस में, ठीक है, जब आपका आएगा वो बायोटेक्नोलॉजी जब आएगी, तो इसका बहुत ही बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, परिणाम क्या हुआ, परिणाम में क्या निकला, परिणाम में कहेंगे कि ई कोलाई में कौन था, विकिरण सक्रिय क्या पाया गया, फास्फोरस पाया गया। क्या पाया गया, विकिरण सक्रिय P32 पाया गया, जबकि S35 नहीं था। अब देखिए इस चीज को अभी अच्छी तरह से मैं समझा देता हूं, समझिए पहले इस बात को, कि एक और लिया किसको, जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरियोफेज को लिया, उसके अंदर दो चीजें की, एक लिया क्या, आइसोटोप लिया फास्फोरस 32 का यानी P32 को, और दूसरी ओर लिया S35 को जो कि सल्फर। आप जानते हैं डीएनए में फास्फोरस उपस्थित होता है, सल्फर नहीं होता है। अब वहां पर हम कहेंगे
कि जब ई कोलाई के अंदर, जब इसके अंदर आइसोटोप फास्फोरस का प्रयोग किया गया, फास्फोरस 35 का, तो इसको ई कोलाई के अंदर डालने पर इसको भी डाला गया, इन दोनों को एक साथ डाला गया, P32 को S35 को, बैक्टीरियाओं के अंदर संक्रमण कराया गया। इन दोनों के अंदर क्या कराया गया भाई, इस चीज को भी आप लिख सकते हैं कि यहां पर दोनों के अंदर क्या कराया गया, दोनों के अंदर क्या कराया गया, संक्रमण। क्या कराया गया, संक्रमण कराया गया। संक्रमण कराने पर हुआ क्या, संक्रमण कराने पर उनके अंदर देखा गया कि भाई विकिरण सक्रिय फास्फोरस यानी P32 था पाया गया, जबकि S35 नहीं था। इसका मतलब यह है कि फास्फोरस किसमें होता है, डीएनए में। तो हम कहेंगे इसलिए ही कहा गया कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो हम कहेंगे नोट पॉइंट में एक चीज और भी डाल लीजिएगा, नोट पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा कि यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं नोट पॉइंट में, ठीक है। इन्होंने मतलब हर्षे तथा चेज ने, इन्होंने सुस्पष्ट रूप से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। इन्होंने ही सुस्पष्ट रूप से क्या सिद्ध किया, डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, मैं एक बार और समझा दे रहा हूं आपको कि देखिए बैक्टीरियोफेज को लिया उन्होंने, बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज को लिया, ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। अब इसको लेने के बाद उसके अंदर क्या भाई P32 को और S35 दो क्या लिए, उसके आइसोटोप्स लिए। आइसोटोप्स लेने के बाद उसमें क्या कराया, ई कोलाई के अंदर उसे संवर्धन माध्यम में कहेंगे उसमें संक्रमण करा दिया। अब ये जो ग्रो कराया था इन बैक्टीरियाओं को उनके अंदर डाल दिया। डालने पर क्या हुआ कि उनके अंदर देखा गया कि विकिरण सक्रिय फास्फोरस था, ना कि सल्फर। तो फास्फोरस डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस, इसलिए कहा गया कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज के लिए दो वेरिएंट उन्होंने बनाए, यानी S35 और P32, और उसको डाल दिया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो ये था आपका क्या, हर्षे तथा चीज का प्रयोग। और सबसे पहले, इससे पहले वाला जो पढ़ा था हमने वो था एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, उनका प्रयोग था, जिन्होंने 1933 से 44 के बीच में किया था, और ये किया था 1952 में। तो इससे ये सिद्ध हुआ, इनके प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि डीएनए ही एक क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो उम्मीद है ये वाला भी प्रयोग आपको, ये दोनों ही प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को जरूर देखें। और कंफ्यूजन अगर होगी आपको तो आपको इसी में होगी, और किसी में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी तो अपने एनसीईआरटी के डायग्राम को भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। पीसी पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको दिखाने की, है ना। तो ये आपका आ गया माय ब्लूटूथ, और आजा आजा आजा, कहाँ चला गया, ये देखिए, ये वाला आप इसको याद रखेंगे, मैं लगा दे रहा हूं। बाकी आपके पीछे जो इसके लिखा हुआ है वो आपको पहले ही मैंने बता दिया है। तो इसका जो क्रम है ना, वो भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसका क्रम क्या है, संक्रमण, अनावरण, और उसके बाद क्या, अपकेंद्रण। ये तीन स्टेप हैं जो इसके, संक्रमण, अनावरण और अपकेंद्रण। देखिए एक में क्या प्रयोग किया गया, एक में प्रयोग किया गया है क्या, S35 को, दूसरे में P32 को प्रयोग किया गया है। और ये वाला डायग्राम आप याद रखेंगे, और जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो थ्योरी को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और पीछे अगर कोई भी लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें अच्छी तरह से, और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।